नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी खुजली लेकर। ये कहानी मैंने 31 अगस्त 2003 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी खुजली। उसकी शादी हुए 10 वर्ष से ऊपर बीत गए। न जाने क्यों उसे अब जीवन नीरस निरानंद लगने लगा था। कई बार तो वह कंटाल जाता। उसे याद है जब 10 वर्ष पूर्व वह अनामिका को ब्याह कर लाया था, उसे उससे सुंदर कोई नहीं लगता था। उसकी एक एक अदा मन भावन थी। वह उसे प्यार से अन्नू कहता था। एक बार नहीं, अनेक बार अन्नू का मुख अपनी हथेलियों के बीच लेकर उसने कहा भी था, अन्नू तुम कितनी सुंदर हो। तब उसे उसका एक एक अंग अनुपम लगता था। वह थी भी बहुत सुंदर। उसकी आंखें, जिसमें लाल डोरे नजर आते थे, शराब के प्यालों से कम नहीं थी। उसके कानों से लटकते इयरिंग्स उसके कपोलों की चमक बढ़ाते थे। उसकी उन्नत नासिका, सुंदर दंत पंक्ति, सुराहीदार गर्दन, लंबे काले केश एवं हाथी के सूंड जैसी जंघाएं उसे मदहोश कर देती थी। जवानी में सौंदर्य मुंह चिढ़कर बोलता है। उन दिनों एक बार वो 5 दिन के लिए पीहर क्या चली गई। वह विरह बाणों से बिंध गया। उफ, उस इंतजार में कितनी कशिश थी। तब शहर की अनाज मंडी में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह काश्तकारों एवं ग्राहकों को तकता रहता था। अनाज से भरी बैलगाड़ी दुकान की ओर मुड़ती तो वह काश्तकार को सर आंखों पर बिठा लेता। दौड़कर लस्सी की गिलास लेकर आता। काश्तकार को मीठी मीठी बातों से लुभाकर फांसने का प्रयास करता। अजी पहले पसीना पोंछ लो, बैलों को पानी पिला लो, थोड़ा सुस्ता लो, धंधे की बात फिर कर लेंगे। काश्तकार के सुस्ताते ही वो लस्सी की गिलास आगे कर देता। हलक से लस्सी पेट तक उतरती, तब तक वह पंछी जाल में फांस लेता। अधिकतर ट्रैक्टर गाड़ियां बड़ी बड़ी दुकानों की ओर ही जाती, लेकिन कभी कोई ट्रैक्टर उसकी ओर मुड़ता तो वह कांटे में मछली की तरह उसे फांस लेता। वह भी मजबूर था। उसे भी अपनी छोटी सी गृहस्थी बसानी थी। हर इतवार को वह अन्नू को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता। अन्नू कहती भी, क्यों पैसे बर्बाद करते हो, पहले घर बसाओ, फिर ये सॉन्ग कर लेना। उसे ये बात बिल्कुल न सुहाती। वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। आखिर वह भी जवान था। उसे भी अपनी बीवी को इम्प्रेस करना था। तब वह कमाता कम था, पर अन्नू के लिए उपहारों का ढेर लगा देता। कभी साड़ी, तो कभी चांदी के इयरिंग, तो कभी नकली चमकते हुए हार। अपनी पत्नी को इन्हीं उपहारों में सजा हुआ देखता तो मस्त हो उठता। एक बार तो वो बहुत महंगा उपहार ले आया। अन्नू को उसने एक छोटी सी लाल डब्बी दी एवं कहा, जरा इसे खोलना तो। उसने डब्बी पूरी भी नहीं खोली होगी कि वह चहक पड़ा, कैसा लगा। अरे बाबा देखने तो तू, अभी तो मैंने डब्बी भी नहीं खोली। डब्बी खोलने पर अन्नू ने उसमें चांदी का मंगलसूत्र देखा तो वो लगभग चीख पड़ी। अरे, इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी। अन्नू के मुख पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई थी। वह उसके आनंद मिश्रित आश्चर्य को देखकर निहाल हो गया। रोज शाम अन्नू इसी मंगलसूत्र को पहने उसका इंतजार करती। यह मंगलसूत्र तब घर का सबसे महंगा सामान था। उसकी कई बार इच्छा होती कि वह उसके लिए सोने के बूंदे लाए, सच्चे मोतियों का हार लाए, लेकिन यह सब उसकी औकात के बाहर था। तब सोना नहीं था, पर स्नेह बरसता था। वह पढ़ा लिखा था। उसने एमए तक पढ़ाई की।
अन्नू भी एमए थी। कॉलेज के दिनों में वह हॉस्टल में रहता था। दोनों साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। वह उसे कनखियों से देख लेता था। अन्नू की अदाओं पर वह ऐसा फिदा हुआ कि वह उसके मन में बस गई। बाद में मां से कहकर उसने यहीं शादी कर ली। जिस दिन बात पक्की हुई वह कितना खुश था। शादी के बाद वह गांव से शहर चला आया। गांव के आधे खेत बेचकर उसके पिता ने उसे अनाज की दुकान लगवाई थी। अन्नू भी तब उसका बहुत ध्यान रखती थी। वह सुबह 8 बजे स्नान कर बाहर आता तो उसका नाश्ता तैयार होता। प्रेस की हुई एक ड्रेस भी पलंग पर पड़ी मिलती। उसके काम की सभी चीजें, घड़ी, रुमाल, पर्स आदि ड्रेस के साथ ही रखे होते। अन्नू उसे घर गृहस्थी के कामों में कभी नहीं उलझाती। उसे मालूम था वह अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। उसे रिझाने के लिए अन्नू तरह तरह के श्रृंगार करती। दर्पण निहारते हुए वह सोचती, स्त्रियों का श्रृंगार तभी सफल है जब उसका पति उसको देखे, उसकी सराहना करे। जिन गुणों को पति सराहे वही गुण हैं। वह सुंदरता ही क्या जो पिया को प्रियकर ना हो। जो रूप पति को न रिझा सके उस रूप से तो बद्रूप होना श्रेष्ठकर है। रोज शाम वो उसकी उपहार दी हुई साड़ी पहनकर राह तकती। जब तब छाती पर हाथ लगाकर देख लेती कि मंगलसूत्र पहना है या नहीं। आंखों में आई शेडो लगाती, बालों में गजरे जिनकी खुशबू से घर महक उठता। दोनों एक दूसरे को वर्षगांठ पर सर्वोत्कृष्ट उपहार देते। विवाह के बाद अन्नू की प्रथम वर्षगांठ पर वह उधार लेकर एक खूबसूरत साड़ी लाया तो उसकी प्रथम वर्षगांठ पर अन्नू ने दिन रात बुनकर उसे एक खूबसूरत स्वेटर दिया। तब उन्हें लोग मेड फॉर ईच अदर एंड बेस्ट कपल कहते थे। जैसे चंद्रमा में चांदनी एवं बादल में बिजली बसी होती है, दोनों एक दूसरे के हृदय में बसे थे। अब तक उसकी दुकान चलने लगी थी। इन्हीं दिनों वह एक सटोरिया के चक्कर में आया। वह अनाज किंग कहलाता था। न जाने उसने उसे क्या गुरु मंत्र दिया कि उसके पौ 12 हो गए। उसे समझ आ गया कि दिन रात पसीना बहाने से धनी नहीं बनते, उसके अलग समीकरण हैं। दिन भर बैलों की पूंछ मरोड़कर पसीना बहाने वाले किसान को मिलता क्या है? सट्टे में चांदी है। शायद उसका प्रारब्ध एवं पूर्व पुण्याई अच्छी थी। उसने अनाज का सट्टा किया एवं उसके वारे न्यारे हो गए। इसी लाभ से उसने नया मकान बनवाया एवं एक गाड़ी खरीदी। शादी के 10 वर्षों में ही उसने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली जो पीढ़ियों तक के लिए पर्याप्त थी। अन्नू के रूप की आभा अब ढलने लगी थी। इन दिनों वो लापरवाह भी हो गई थी। उसकी कमर पर अब टायर्स दिखने लगे थे। रूप श्रृंगार को संवारने में भी अब उसकी रुचि नजर नहीं आती थी। पूर्णता मनुष्य के उन सभी गुणों को छीन लेती है जो वह पूर्णता की दौड़ में दिखाता है। अन्नू अक्सर किट्टी पार्टियों में रहती। इन पार्टियों में अक्सर धनी वर्ग की महिलाएं होती जो बहुधा एक दूसरे से जलती रहती। वहां अक्सर सास, ननद, देवरानी, जेठानी के रिश्तों की विवेचना होती। पतियों के गुण अवगुणों की भी व्याख्या होती। सयानी औरतें बताती उन्होंने कैसे अपनी सास को, पति को एवं अन्यों को ठीक किया है। अन्य उन्हें अपना गुरु मानती। कुछ औरतें एक दूसरे को अलग ले जाकर सीक्रेट बातें करती। यही बातें दूसरे दिन सबको मालूम पड़ जाती। कुल मिलाकर यहां उन्हीं औरतों का समूह होता जिनके घर में नौकर काम करते थे एवं जिन्हें श्रृंगार के अतिरिक्त कुछ काम नहीं था। हालांकि उनके पति सांडों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरते थे। अक्सर उनके फ्लर्टिंग एवं इनकी किटी पार्टियों का वक्त एक होता था। इन दिनों उसकी मित्र मंडली भी बढ़ गई थी। वह भी यारों का यार था
अनाप शनाप लौटा था। मित्र अक्सर घर आते, कभी यहाँ पार्टी होती, कभी वहाँ। पास में धन हो तो लोग इर्द गिर्द मधुमक्खी की तरह मंडराने लगते हैं। धन अगर पसीना बहाकर कमाया हो तो व्यक्ति उसके महत्व को जानता है, लेकिन धन अगर इजी मनी के रूप में आया हो तो उसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं दिनों उसके कॉलेज का एक सहपाठी विनोद अक्सर उसके घर आता। वो उसके घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में रहता था। स्थानीय कॉलेज में लेक्चरर था। सुबह 3-4 घंटे कॉलेज जाता, बाद में सारे दिन खाली होता। औरतों के किटी पार्टीज आदि आदि की व्यवस्थाएं वो करता रहता। औरतें इसीलिए उससे बहुत प्रभावित थी। बोली मोर जैसी मीठी थी, अपनी बातों से रस घोल देता। विनोद की पत्नी 3 वर्ष पूर्व कैंसर से मर गई थी। तब से छड़ों की तरह इधर उधर घूमता रहता। अन्नू उससे अत्यधिक प्रभावित थी, क्योंकि जो काम पति से निवेदन कर कर के वह नहीं करवा पाती, विनोद चट से कर देता। इस वर्ष अन्नू किट्टी पार्टी की अध्यक्ष बनी। संयोग से वह भी अनाज मंडी का अध्यक्ष इसी वर्ष बना। अब दोनों पहले से अधिक व्यस्त रहने लगे। कभी अन्नू का फोन आता तो कभी उसका। अन्नू बढ़ चढ़कर पार्टियां करती। उसे अब तक का सबसे अच्छा अध्यक्ष बनना था। घर में पैसे की कमी नहीं थी, बेशुमार खर्च करती। वह भी अक्सर रात देरी से आता। कभी 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 यहां बैठक तो कभी वहां, कभी यहां प्रतिवेदन देना है तो कभी वहां। मंडी के बड़े बड़े व्यापारी उसे रात बार में निमंत्रण देते। मान मनोहार भी अच्छी होती। वो सारी शक्ति, वो सारी बातें जिससे वे एक दूसरे को रिझाते थे, अब बेकार के कार्यों में खर्च होने लगी। दोनों का सारा ध्यान अपने अपने पद को सुशोभित करने में केंद्रीभूत हो गया। कई बार तो दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते। एक रात वो देरी से आया तो दोनों में अच्छी तकरार हुई। ये रोज रोज शराब पीकर आना कब तक चलेगा? घर में बच्चे भी हैं। अन्नू भौहें चढ़ाकर बोली। अरे यार, आज के जमाने में ये सब तो करना ही पड़ता है, लोग तभी रिस्पॉन्ड करते हैं। वह खींच कर बोला। यही काम मैं करूं तो? अन्नू की आंखें अब लाल होने लगी थी। आज वह भी तैश में था। अध्यक्षीय गुस्सा अधिक वजनी होता है। उसने कसकर एक थप्पड़ रसीद किया। अन्नू लगभग चीख उठी। उस रात सो भी नहीं पाई। चोट खाई हुई सर्पिणी की तरह वह क्षोभ से भर उठी। दोनों के बीच अब घृणा की एक मोटी दीवार खिंच गई। अब न वह रूप था जिससे वह पिया को रिझाती थी, न वह श्रृंगार जिसकी प्रशंसा सुनकर वह निहाल हो जाती थी। अब वो उपहार भी बंद हो गए जो दोनों धन्यवाद से भरकर एक दूसरे को दिया करते थे। दोनों के जीवन में एक गहरा रीतापन प्रवेश कर गया। इन दिनों वह अक्सर अनाज किंग के साथ बार में होता। दोनों देर रात शराब पीकर बतियाते रहते। वह अन्नू से बोर होने लगा था। कई बार वह उसे बासी रोटी की तरह लगती। वह आकर्षण जिस पर मुग्ध होकर वह समय पर घर पहुंच जाया करता था, अब नदारद था। न वो इंतजार था, न ही वो कशिश। दोनों के चैतन्य पर अहंकार एवं हठ की मोटी परत चढ़ गई। दोनों बात बेबात लड़ पड़ते। समर्पण समायोजन का गुरु मंत्र है। कंबल कंबल में गांठ नहीं लगती। आज वह फिर अनाज किंग के साथ बार में बैठा था। अनाज किंग एक ऐश परस्त चतुर आदमी था। लोगों की नब्ज यूं पकड़ लेता। लोगों को वह चेहरा देखकर ही पढ़ लेता। उसे उदास देखकर बोला, क्या भाभी से झगड़ा हो गया है? वह प्रश्न सुनकर चौंका, पर असल बात भी तो यही थी। इन दिनों कुछ ज्यादा ही सर चढ़ गई यार। जब तक कुटती रहती है। ये विवाह भी क्या व्यवस्था है?
एक ही स्त्री के साथ जीवन भर सड़ो, चाहे उससे बने या न बने, चाहे वो पसंद हो या न हो। वह खींच कर बोला, अब तुम हमारी लाइन पर आए। तुम सही कहते हो। आदमी कैसे उम्र भर एक औरत के साथ रह सकता है? नवीनता हर एक को चाहिए। रोज रोज चिकन पुलाव भी मिले तो आदमी का दिल उब जाता है। ऐश करो ब्रदर, धन साथ लेकर कोई नहीं जाता है। सभी अपने अपने तरीके से जीवन को भोगते हैं। बस बातें छिपाने की कला आनी चाहिए, ऐब करने को हुनर चाहिए। हमाम में सभी नंगे हैं। देवताओं के पास स्वर्ग में अप्सराएं हैं, तो मृत्युलोक में धनी एवं सत्तासीनों के पास पृथ्वी के सुखों को भोगने के लिए हौसला एवं चतुराई चाहिए। हमारे देश में विकल्प ही कहाँ है यार। यहां भोगी एवं योगी दोनों कुंठित हैं। भोगियों के दिमाग में तूफान है एवं योगियों की लंगोटों में। तुम ठीक कहते हो दोस्त। अभी कुछ रोज पहले ही अखबार में खबर थी कि एक बुजुर्ग साधु ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। अधिकतर साधु हिपोक्रेट्स हैं। मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना विषयों से विलग कैसे हो सकता है? इसलिए बंधु, जीवन को जितना एवं जितनों के साथ भोगना है भोग लो। शरीर तुष्ट होगा तो आत्मा स्वतः शांत हो जाएगी, और इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कहाँ जरूरत है। बंदोबस्त हम करवा देंगे। एक फोन की बात है, रूपसियों के ढेर लगा दूंगा। मन बावरा है। जरा सी शह मिलने पर इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धि रूपी सारथी को भ्रष्ट कर विषय रूपी लुटेरों के हाथ डाल देते हैं। बढ़ी हुई नदी जैसे अपने तटों को बहा ले जाती है, कामातुर व्यक्ति का धैर्य एवं धर्म पल भर में बह जाता है। सावन के दिन थे। अनाज किंग बेतरतीब हंसते हुए फोन पर उससे कह रहा था, सब बंदोबस्त हो गया है, सांझ होते होटल प्राइड में आ जाना। होटल शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर थी। आज अन्नू को भी किट्टी पार्टी में जाना था। अन्नू ने उसे बता दिया था कि पार्टी देर रात तक चलने वाली है। वह बेहद खुश था। उसके लिए इससे अच्छा समय और क्या हो सकता था। होटल पहुंचते पहुंचते बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। आज रात वह सब कुछ हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया। रात 10 बजे वह कमरे से बाहर निकला तो एक दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। उसने गौर से देखा। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। अकल के तोते उड़ गए। उसके कमरे से कुछ दूर एक अन्य कमरे से अन्नू विनोद के साथ बाहर निकल रही थी। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी।